हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरे हाथ में है एपीजे स्कूल साकेत का एक यूनिट टेस्ट जो हुआ है और ये पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर के अंदर, इस पेपर का जो सिलेबस है वो ये है कि इसमें मनी बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज रेट बीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ठाक पेपर है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन यहां पे है नहीं। 15 क्वेश्चन इस पेपर में दिए हुए हैं। टोटल 25 मार्क्स का ये पेपर है और कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, कुछ तो काफी सिंपल भी हैं। और इसमें जो 1 मार्कर हैं रीजन अजर्शन वाले क्वेश्चन और 1 मार्कर, ये काफी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका अगर हम देखें तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट के केस में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, क्योंकि जो ए है, देखो वो कह रहा है कि पब्लिक के पास जो कमर्शियल बैंक का पैसा होता है वो डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट होता है। सही क्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि डिमांड डिपॉजिट है क्या, पब्लिक ने जो कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कराया है वही तो डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ए बिल्कुल सही है। बी कह रहा है अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। बिल्कुल सही बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है यार, चेक लेके जाओ बैंक में और चेक दो, आपको पैसा मिल जाएगा। वेरी सिंपल। तो चेकेबल डिपॉजिट होते हैं, किसी भी समय आप पैसा निकलवा सकते हो, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है अमाउंट कैन बी विड्रॉन यूजिंग एटीएम स्लिप्स चेक्स। वही तो मैंने बताया, एटीएम यार, कार्ड डालो एटीएम से पैसा आ जाएगा। स्लिप होती है पर्ची, शायद पिंक होती है कई सारे बैंकों में, पिंक पर्ची भरो या फिर चेक, तो चेक तो है ही भैया, चेक भरो और आप अपना पैसा निकलवा सकते हो। लेकिन जो डी पॉइंट है, अमाउंट इन डिमांड डिपॉजिट इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ये गलत है भैया। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, डिमांड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट को बोलता है टर्म डिपॉजिट, उसको एफडी भी बोलते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो आंसर 1 यहां लिख रहे हैं हम, आंसर 1 यहां कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी। अब बात करते हैं आंसर 2 की। देखिए जो क्वेश्चन 2 है वो क्वेश्चन क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है। इसके अंदर सीआरआर 8% दिया हुआ है, एसएलआर आपको 12% दिया हुआ है, इनिशियल डिपॉजिट आपको दिया हुआ है 2000, आपसे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है और टोटल डिपॉजिट की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मैं करके दिखा देता हूं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो एलआरआर होता है वो होता है सीआरआर प्लस एसएलआर, जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सीआरआर 8% गिवन है और एसएलआर आपको दिया है 12%, तो दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा 20%। ये हो गया आपका एलआरआर, जिसे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हम बोलते हैं या लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो सबसे पहले एमएम निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर। एमएम का मतलब बेटा मनी मल्टीप्लायर है, वो निकलता है 1/LRR। तो देखो कितना सिंपल है, 1/20/100, क्योंकि परसेंटेज का 100 आएगा। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, इसको अल्टी पल्टी मारेंगे तो ये हो जाएगा 100/20 और उसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि एमएम जो आपका आया है, मनी मल्टीप्लायर जो आपका है वो आया 5, एमएम 5 हो गया इसका। ठीक है, देखिए इसमें एमएम 5 के 2 ऑप्शन दिए हैं, एक बी दिया हुआ है और एक डी दिया हुआ है। तो आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा, लेकिन इसको आगे भी करेंगे हम। तो आगे हम करेंगे टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट जो कि है आपका इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट इनटू एमएम, एमएम मतलब मनी मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट आप देख सकते हैं साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है 2000 इंटू मनी मल्टीप्लायर अभी भी हमने निकाला 5, 2000 इंटू 5 यह आ जाएगा 10,000। ठीक है जी, तो टोटल डिपॉजिट जिसको हम टीडी बोलते हैं प्यार से, वो आया 10,000। तो कौन सा ऑप्शन हुआ इसका, देखिए लिखा हुआ है 5 और 10,000, ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। कहां लिखूं आंसर, ये बी ऑप्शन है इसका, यहां लिख दिया मैंने बी, बी इसका ऑप्शन है। ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया। इसको मिटा देते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम। ये डस्टर हमारा, ये डस्टर, इसको मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया। ठीक है भाई, ये हमने मिटा दिया यहां पे।
और इसका ऑप्शन था बी। यस, बी इसका ऑप्शन लिख देते हैं, बी। आंसर नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, आंसर 3 कर रहे हैं। कह रहा है देखो रीजन अजर्शन वाला क्वेश्चन है और डिमांड डिपॉजिट का क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक, बैंकिंग से रिलेटेड है। अजर्शन कह रहा है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। यही गलत है भाई, अजर्शन ही गलत है। अब रीजन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर अजर्शन गलत है तो इसका जो आंसर है वो डी ही होगा, क्योंकि डी में अजर्शन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यानी कि अगर अजर्शन गलत है तो उसका रीजन सही होगा। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है अमाउंट इन डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन विदाउट एनी प्रायर परमिशन। अरे 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 अरे, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ऊपर ही दिया हुआ है, ये पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट्स। सिंपल है, तो अजर्शन इसका फॉल्स है, तो अजर्शन फॉल्स है तो आंसर होगा डी। तो इसका आंसर होगा डी। थोड़ा समझा देते हैं आपको कि देखो डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, ऐसा इस अजर्शन में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं M1 के अंदर आता है करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये आ तो गया, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये 3 पॉइंट M1 का पार्ट होता है और M1 ही मनी सप्लाई को मेजरमेंट का पहला वो मेथड होता है। तो ये देखिए डिमांड डिपॉजिट आ गया ना, जबकि इसने बोला नहीं है तो ये गलत कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, अजर्शन फॉल्स है इसका। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे इसको करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। अब करेंगे आंसर नंबर 3। आंसर 3 3 तो हो ही चुका है हमारा, आंसर 4 करेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने आंसर 4, आंसर 4 हमने लिख दिया है। आंसर 4 जो है सेंट्रल बैंक वाली बात कह रहा है भैया, तो बैंकिंग चैप्टर से है, सेंट्रल बैंक, आंसर 4 लिखा है भाई। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आंसर 4। ठीक है जी, तो कह रहा है सेंट्रल बैंक सेटल्स द इंटर बैंक क्लेम्स बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन द रिजर्व बैंक, इन द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। बात बिल्कुल सही है भाई, अजर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन कह रहा है आपसे कि सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अ बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक को बैंकर का बैंक कहा जाता है। तो भाई इसका जो आंसर है वो होगा ए। ये बात बिल्कुल सही है, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, बिकॉज लगा के देखिए, लिंक भी करते हैं। कैसे कि देखो जो अजर्शन दिया हुआ है वो एक फंक्शन होता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आरबीआई के पास अधिकार होता है कि वो एक बैंक से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में डाल सकता है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स वो कर सकता है डेबिट क्रेडिट एंट्री के थ्रू। और ये फंक्शन जो आता है, ये जो अजर्शन वाला जो फंक्शन है वो आरबीआई के फंक्शन का एक पार्ट है, जिसके अंदर बैंकों का बैंक होता है, बैंकर्स बैंक लिखा है ना, बैंकर्स बैंक। तो दोनों बात बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे लिंक भी कर रहे हैं, तो आंसर होगा ए। चलिए ए हो गया है। अब करते हैं हम 5, आंसर 5 करते हैं, आंसर 5। तो देखो भाई जो आंसर 5 है वो आपको डिमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। डिमोनेटाइजेशन, कौन भूल सकता है वो रात, है ना, कौन सी रात थी, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि देशवासियों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो ये सबको याद है ना डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको ABCD 3 यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन आपको बताना है। तो भाई देखो ABCD करके हम बात करते हैं। तो पहले पॉइंट देखते हैं ए, कि वो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिंग एंटायर नेशन अंडर यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम। ये बड़े पहला ही क्वेश्चन गलत, भाई पहला ही ऑप्शन आपको गलत दे दिया भैया, यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम। भैया डिमोनेटाइजेशन का टैक्स से क्या संबंध है भाई, टैक्स के लिए तो जीएसटी आया था ना, जिसने मतलब यूनिफॉर्म टैक्स पूरा सबके लिए एक जैसा टैक्स होगा, इसके लिए जीएसटी आया था। तो ऑप्शन ए ही इसका गलत है। फिर भी हम ऑप्शन बी और सी और डी एक बार पढ़ लेते हैं।
तो अगर हम ऑप्शन बी पढ़े तो इट इन्वॉल्व्स बारिंग सर्टेन क्या लिखा है, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एज लीगल टेंडर। सही बात है भाई, 500 और 1000 के नोटों को उन्होंने जो है बार किया था, रोक दिया था कि वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इट हैज बीन डन 3 टाइम्स इन इंडिया। बिल्कुल सही बात, 3 बार हो चुका है भाई। एक बार आजादी से पहले, एक बार शायद 1946 में, 1978 में, और एक 2016 में। 3 बार ये हो चुका है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है डी इट एम्स एट रिड्यूसिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी। सही बात है, यही तो रीजन बताया था सरकार ने कि ब्लैक मनी आउट हो जाएगा डिमोनेटाइजेशन की वजह से, सर्कुलेशन से। और हमने देखा भी था टीवी पे कि कई लोगों ने गंगा में अपने नोट बहा दिए थे, कई लोगों ने आग लगा दी थी, और कई जो सुनसान जगह पे नोट फेंक के आ गए थे, है ना, ये हमने देखा था। तो कुछ पैसा सर्कुलेशन से बाहर हुआ, ऐसा सरकार ने बोला है। इस पे काफी विवाद है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। हमने इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिए। एंटायर नेशन को यूनिफॉर्म टैक्स रिजीम में लाने के लिए जीएसटी था, ना कि डिमोनेटाइजेशन। तो आंसर होगा इसका ए। अब करते हैं आंसर 6। आंसर 6 की बात करते हैं। आंसर 6 कह रहा है, दरअसल ये जो आंसर 6 है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। कह रहा है एक कंपनी है जो इंडिया की है, उसने लोन रिसीव किया है दूसरी कंपनी से जो कि अब्रॉड में है। इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में? तो भैया देखो, सबसे पहली बात, अगर लोन वर्ड का इस्तेमाल हो गया तो लोन वर्ड होती है लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी होती है, लोन होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी आती है आपकी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो मामला कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल अकाउंट का ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। करंट वाले हो गए आउट, करंट वाले खत्म हो गए, कैपिटल दिया ए और सी, तो आंसर ए और सी में से ही होगा। अब देखना पड़ेगा कि साइड कौन सी है। दरअसल लोन आया है, लोन हमने रिसीव किया है, तो जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं तो वो आती है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सी आंसर होगा इसका, जो कि है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उससे पहले हम ये मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मुझे आपको एक ग्राफ भी बना के दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ये हमने मिटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो लिख देते हैं आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 यहां लिख देते हैं। तो भाई आंसर 7 दरअसल क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवल, देयर इज इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स। दिस लीड्स टू डैश इन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडिया, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन। ठीक है, तो भैया कुल मिला के बात यह है कि भैया कोविड-19 जा चुका है, उसमें ग्लोबल में काफी रिलैक्सेशन हुआ है, और टूरिज्म जो कोविड-19 में बंद हो गया था अब उसमें रिलैक्सेशन आई है। इंडिया से मालदीव में टूरिज्म का मूवमेंट बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है। इससे हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो भाई इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखो ऐसे किया हमने, 0xy किया, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, ये हमने सीधा कर दिया। 0x 0y ये होती है डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐसे डिटरमाइन होता है, ये होती है सप्लाई, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई बराबर होती है उस पॉइंट पे एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो मान लीजिए ये हो गया 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए का $1 अब ये डिसाइड हो चुका है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने इसको डिसाइड किया है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्योंकि इंडिया से लोग मालदीव्स जा रहे हैं तो भैया पैसा लेके जाएंगे ना, डॉलर लेके जाएंगे ना, तो वो डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे। इंडिया के लोग जो मालदीव्स जा रहे हैं टूरिस्ट बन के, वो डॉलर की डिमांड बढ़ा देंगे, तो जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, D1 और D1। सप्लाई कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जो नया पॉइंट बन के आया वो यहां पे बन के आया है ना।
तो यहां पे बन के आया तो इसका मतलब ये आप ऐसे जाएगा और ये जो है बढ़ जाएगा। जो रेट है 80 रुपए का $1 मिल रहा था, अब मान लीजिए 82 का $1 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। यहां आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गई है तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। और जब भी एक्सचेंज रेट बढ़ती है तो इंडिया की करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वर्ड यहां पे हम यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन। क्यों होता है भाई? क्योंकि पहले हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब हमें 82 रुपीज देने पड़ रहे हैं उसी $1 के लिए। तो हमें ज्यादा वैल्यू पे करनी पड़ रही है। हाँ, हमारा नुकसान है, हमें ज्यादा चीजें देकर ज्यादा रुपीज यानी कि $2 हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए, इसलिए हमारा नुकसान है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसलिए इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। फाइन, तो इसका आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन। 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ए इसका आंसर होगा। 7 का आंसर ए, डेप्रिसिएशन। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखो भाई 8 में पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर भी समझाना पड़ेगा आपको। ये हमने इसको मिटा दिया, आंसर 8 करेंगे हम, आंसर 8 करेंगे। आंसर 8 कह रहा है, ये दरअसल करंट अकाउंट ऑफ बीओपी बीओपी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। क्या करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया ये। पहला पॉइंट कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा कह रहा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग इन यूएसए, चौथा कह रहा है एडिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन गवर्नमेंटल रिजर्व्स। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर, 2 पॉइंट। एक तो मशीनरी वो गुड है, यहां पे मशीनरी को गुड बोला गया है। ठीक है, बीओपी वाले चैप्टर में मशीनरी गुड है, मशीनरी एसेट नहीं है। दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, ये आपका एसेट है। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, ये इनकम रिसीव्ड है तो करंट अकाउंट में आएगी। और फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसमें एडिशन हुआ है, ये भी आपकी एसेट का पार्ट है। तो इसमें जो 2 पॉइंट ऐसे हैं जो करंट अकाउंट से लिंक नहीं करते, वो है सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो फोर्थ है वो है फॉरेन एक्सचेंज इन गवर्नमेंटल सर्विसेज। तो इसका आंसर होगा सेकंड और फोर्थ। किसमें आ रहा है भाई? इसका आंसर आ रहा है बी, बी आंसर होगा इसका। बच्चे ने गलत किया ये, है ना, तो बी आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि देखो मशीनरी जो है, मशीनरी है वो करंट अकाउंट के अंदर आती है। ओके, उसके बाद लिखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लिखा है रेंट रिसीव्ड, जो रेंट है ये भी आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है। उसके बाद है एडिशन टू फॉरेक्स रिजर्व, तो जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स का जो रिजर्व है हमारा, वो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आंसर करंट अकाउंट का नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसमें नॉट अ कंपोनेंट लिखा है तो नहीं है, वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व, ये सॉरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेक्स रिजर्व, तो इसका आंसर होगा बी। फाइन भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आंसर नंबर 9 पे, आंसर 9 करते हैं। आंसर 9 कह रहा है कि आरबीआई ने in an effort to control depreciation of rupees, the RBI puts more dollar in the supply. It may lead to greater inflation caused by, भाई आरबीआई ने बहुत ज्यादा वैल्यू डाल दी है, डॉलर को पुट इन किया है, सप्लाई को बढ़ा दिया है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी है? साफ साफ रीजन है, मनी सप्लाई बढ़ गई देश के अंदर। आंसर होगा बी, तो आंसर होगा इसका बी, वेरी सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बीओपी का है और न्यूमेरिकल फॉर्म में, लेकिन है क्वेश्चन 1 मार्क का ही, तो इसको जरा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आंसर नंबर 10 करते हैं।
आंसर नंबर 10 कर रहे हैं। देखो भाई, जो आंसर 10 है वो आपको कह रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है आपको 1 लाख, इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है आपको 1650, 1650 लाख, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दे रखी है आपको ₹500 लाख। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो सबसे पहले आपको बीओटी बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड को। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जी हां जी, यहां पे गुड्स से मतलब है, सप्लाई से मतलब नहीं है। यही तो बात है इसके अंदर। यहां पे सिर्फ गुड्स का इस्तेमाल होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा। इसके अंदर सॉरी सप्लाई मैंने बोल दिया, सर्विसेज नहीं होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इसके अंदर दे रखा है आपको 1 लाख, सॉरी 1000 लाख, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है आपको 1650, ये सब लाख में है, तो -650, यानी कि जो बीओटी का आंसर है -650, ये माइनस हम दिखा रहा है कि डेफिसिट है, ये डेफिसिट आया 650 का। और लाख तो लगाना भूले ना, लाख तो लगेगा इसके अंदर क्योंकि पूरी वैल्यू लाख में है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ए, 10 का आंसर होगा ए, जो कि आएगा डेफिसिट ऑफ ₹650 लाख। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है भैया, ओके। तो ये हमारा पॉइंट यहां पे हमने कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर 10 क्वेश्चन हम लगातार कर चुके हैं। इसके अंदर 11, 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। इनमें से 2 क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इनमें से हम 2 क्वेश्चन को और करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो काफी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर 12 कर रहे हैं, इसका आंसर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है रेट कट्स मे नॉट बी एमिनेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाई इज आरबीआई नॉट रेडी टू कट द रेट्स, राइट योर ओपिनियन। ओपिनियन की बात कर रहा है, तो भैया आपकी ओपिनियन है। तो देखो यहां पे जो रेट की जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है जो आरबीआई रेट डिसाइड करती है। रेपो रेट की बात कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है, बैंक रेट की बात कर रहा है, ये 3 रेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो रेट का मतलब है, यहां पे जो रेट का मतलब है वो इन 3 रेट की बात कर रहा है। बीआर बैंक रेट की बात कर रहा है, और आरआर रेपो रेट की बात कर रहा है, तीसरा आरआरआर रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है जी। तो बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है। कह रहा है मे नॉट बी एमिनेंट, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आरबीआई क्यों नहीं चाहता कि वो रेट कट करे, ओपिनियन लिखनी है आपको। नॉट रेडी टू कट द रेट्स, वो रेट कट क्यों नहीं करना चाहता। तो देखो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल है। वो ये कह रहा है कि अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया, इसको फॉल कर दिया, आरबीआई ने रेट कम कर दिया, तो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो भी अपने लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम कर देंगे, है ना। आरबीआई ने ये रेट कम कर दी तो कमर्शियल बैंक भी लोन की रेट को कम कर देगा। क्यों भाई, क्योंकि आरबीआई ने अगर ये कम किया है तो कमर्शियल बैंक को फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो अगर आरबीआई ने रेट कट की तो कमर्शियल बैंक भी अपने लोन की रेट कट कर देगा, और जब कमर्शियल बैंक लोन की रेट कट कर देगा तो पीपल जो है वो एनकरेज होंगे, पीपल जो है वो एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए। लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी देश के अंदर, लोग लोन लेंगे। फिर अगर लोग लोन लेंगे तो देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा लोगों के पास आ जाएगा, और लोगों का पैसा आ गया तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। लोगों की परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। भाई जेब में पैसा पड़ा है, भाई सब कुछ लेना चाहेंगे वो, है ना। कार की डिमांड करेंगे, सोफे की, टीवी की, सबकी, फ्लैट्स की, सबकी डिमांड बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बढ़ गई तो देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन ना बढ़े, देश में महंगाई ना बढ़े, इसलिए आरबीआई नहीं चाहता कि वो रेट कट करे। बात समझ में आई? ये पूरा लॉजिक है। ठीक है, तो आप अपने ओपिनियंस को लिख देना। ये हो गया हमारा आंसर 12।
अब हम बात करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आंसर 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, इसका आंसर और करते हैं, आंसर 13, ठीक है भाई, आंसर 13 और करते हैं। कह रहा है जन धन योजना, हाउ कैन जन धन योजना बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज मनी सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक। देखो भाई, जन धन योजना के बारे में बहुत सिंपल सी बात कही जाती है कि मोदी सरकार ने जन धन योजना को वो लेके आए थे। इस जन धन योजना का सिंपल सा बात ये है कि भाई इसके अंदर पब्लिक को एनकरेज किया जाएगा कि भैया आप एक बैंक अकाउंट खुलवाइए। जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है सबको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए एनकरेज करेंगे। काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बैंक अकाउंट खुलवाने के, जैसे कि आपको लोन इजीली मिल जाएगा, आपको सब्सिडी बैंक अकाउंट में ही जाएगी, है ना। तो ये सब लोगों को लुभाने के लिए उनको इंस्पायर किया गया कि आप बैंक अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। तो अब जब लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो पैसा जमा कराएंगे बैंक में। जब लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। बैंक उस डिमांड डिपॉजिट को लोन देंगे इंडस्ट्री को, ठीक है। इंडस्ट्री वालों के पास लोन आएगा तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, है ना। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। तो सवाल यही है कि जनधन योजना से मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। ऐसे बढ़ेगी मनी सप्लाई कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा लोन देने के लिए, वो लोन देंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा, इंडस्ट्री के पास पैसा जाएगा, लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लोन की वैल्यू बढ़ने का मतलब मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, है ना। तो इस तरीके से जनधन योजना ने देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने का काम किया था, ठीक है भाई। बाकी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं भैया। ये आपको एफर्ट्स हमारे कैसे लग रहे हैं, ये हम अलग अलग स्कूलों के यूटीज को के सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भैया कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके किसी दोस्त को जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कूल में जो नहीं भी पढ़ते हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी हों आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। तो भाई अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।